नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बैंक के अपवर्तन चक्र के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेविस के अपवर्तन चक्र के सिद्धांत को देखा था। देखिए, बैंक जो है वो मुख्य रूप से जर्मन के ज्योग्राफर थे और इनका जो अपवर्तन चक्र का जो सिद्धांत था वो 1924 में आया था। 1924 में इनकी डेथ के बाद आया था। तो इस कारण ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो गया है, क्योंकि जब इनका थ्योरी आया, इनका सिद्धांत आया, तो ये थे नहीं। तो जो भी इनके सिद्धांत का क्रिटिसाइज़ हुआ और उनके आंसर के लिए ये नहीं रहे। तो देखिए, बैंक का जो अपवर्तन चक्र का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस या मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम पे आधारित है। जहाँ डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना की थी, वहीं बैंक ने जो है मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम को जो है अपने थ्योरी का आधार बनाया। और उसके हिसाब से बैंक ने कहा कि कोई भी स्थलाकृति का जो फॉर्मेशन होता है या जो उसकी विशेषता है वो वहाँ की विवर्तनिक घटनाओं के पे डिपेंड होती है। विवर्तनिक घटनाओं से यहाँ पे जो बैंक है उनका तात्पर्य अंतर्जात बल और बहिर्जात बल से है। आपको पता है कि उत्थान जो है वो अंतर्जात बल का एक उदाहरण हो जाता है, अंतर्जात बल के कारण होता है। और अपवर्तन तथा परिवहन जो है वो बहिर्जात बल के अंतर्गत आता है, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। बैंक ने अपनी संकल्पना को या अपने थीसिस को पोर्ट्रे करने के लिए सबसे पहले तो एक आकृति विहीन मैदान की कल्पना की, जिसको उन्होंने प्राइमा रम्फ नाम दिया। उन्होंने कहा कि एक आकृति विहीन मैदान थी पहले, जो कि प्राइमा रम्फ थी, और उसी प्राइमा रम्फ पे उत्थान और अपवर्तन के कारण जो है स्थलाकृति का निर्माण होता है और अंत में पुनः एक आकृति विहीन मैदान बन जाती है, जिसको कि बैंक ने एंट्रम्फ कहा। जहाँ डेविस ने जो आखिरी आकृति बनती है, आकृति विहीन मैदान जो बनता है, उसको डेविस ने जहाँ पेनीप्लेन कहा था, वहीं पे बैंक ने इसे एंट्रम्फ कहा। तो बैंक के हिसाब से सबसे पहले एक प्राइमरम्फ मैदान होता है, जिसपे भी उत्थान और अपवर्तन के कारण स्थलाकृति का निर्माण होता है और अंत में वह पुनः एक आकृति विहीन मैदान में बदल जाती है, जिसको कि एंट्रम्फ कहा जाता है। इसमें बैंक ने बताया कि जो स्थलाकृति है वो उत्थान की अवस्था और उसके दर तथा जो यहाँ पे बैंक ने बताया कि जो स्थलाकृति है वो स्थलाकृति का जो निर्माण होता है वो उत्थान की अवस्था, उसकी दर तथा अपवर्तन का प्रतिफल होती है। डेविस ने अपने त्रिकुट में कहा था कि स्थल जो है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। बैंक ने यहाँ पर कहा कि नहीं, ये जो है उत्थान और अपवर्तन का परस्पर प्रतिफल होता है तथा उत्थान और अपवर्तन साथ साथ चलते हैं। जबकि डेविस ने कहा था कि नहीं, उत्थान पहले होता है, अपवर्तन बाद में होता है। बैंक ने इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया। बैंक के हिसाब से उत्थान और अपवर्तन जो है वो साथ साथ चलते हैं। इसके साथ ही बैंक ने जो है वो ढाल के रोल को भी महत्वपूर्ण बताया स्थलाकृति के निर्माण में। और बैंक के हिसाब से 3 तरह का ढाल होता है, एक उत्तल ढाल, समतल ढाल और अवतल ढाल। और ये तीनों ढाल जो है 3 अवस्थाओं में बनते हैं। इन 3 अवस्थाओं को बैंक ने आफस्ती जिंदे इंटिंकलुंग, ग्लिक फार्मिंग इंटिंकलुंग और आवस्ती जिंदे इंटिंकलुंग कहा। आफस्ती जिंदे इंटिंकलुंग का मतलब होता है बढ़ते दर से विकास, और ग्लिक फार्मिंग इंटिंकलुंग का अर्थ होता है समान गति से विकास, और आवस्ती जिंदे इंटिंकलुंग का होता है घटते दर से विकास। और बैंक के हिसाब से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वो इसी तीनों अवस्था में हो जाता है। जैसे डेविस ने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था की संकल्पना की थी, तो बैंक ने आफस्ती जिंटे इंटिंकलुंग, ग्लिक फार्मिंग इंटिंकलुंग और अवस्थी जिंटे इंटिंकलुंग की संकल्पना की और इसको फिर 5 फेज़ में बांटा। इस 5 फेज़ में जो है स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है।
तो सबसे पहले अगर हम आफस्ते जिंदे इंट्रुंकुलम की बात करें तो देखिए आफस्ते जिंदे इंट्रुंकुलम में होता क्या है कि पहले जो स्थलाकृति होती है, स्थलाकृति का उत्थान पहले मंद गति से होता है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे होंगे ये मंद गति से होता है। उसके बाद जो स्थलाकृति वो तीव्र गति से ऊपर बढ़ती है। तीव्र गति से ऊपर बढ़ने के कारण क्या होता है कि ढाल जो होती है वो तीव्र हो जाती है, नदी का जो प्रवाह होता है वो तेज हो जाता है और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो है घाटी गर्तन की क्रिया जो है वो तीव्र गति से होने लगती है। घाटी गर्तन मतलब नदी जो है अपने आप जो घाटी को गहरा करती है उसको घाटी गर्तन कहते हैं। तो अगर पहली अवस्था में बात करें तो पहली अवस्था की अगर हम प्रतिफल को देखें तो पहली अवस्था में निरपेक्ष उच्चावच जो है, निरपेक्ष उच्चावच जो है वो बढ़ता है और सापेक्ष उच्चावच है वो भी बढ़ता है। निरपेक्ष उच्चावच की अगर हम बात करें तो निरपेक्ष उच्चावच या निरपेक्ष ऊंचाई जो है वो शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है। जो शिखर तल की ऊंचाई है और ये आपका सी लेवल हो गया तो इसकी ऊंचाई जो है ये निरपेक्ष ऊंचाई हो जाती है। और सापेक्ष ऊंचाई में अगर बात करें तो सापेक्ष ऊंचाई जो है शिखर एवं घाटी तल के बीच की दूरी है। ये जो शिखर हो गया और ये जो घाटी तल है इसके बीच की दूरी है वो सापेक्ष उच्चावच है और निरपेक्ष उच्चावच है। तो ये दोनों जो है वो बढ़ते हैं। उसका कारण यही है पहले में कि उत्थान जो है वो होता रहता है और अपर्दन जो है वो उत्थान से कम गति से होता है। और साथ ही साथ सापेक्ष उच्चावच भी बढ़ता जाता है क्योंकि घाटी जो है वो घाटी गर्तन की क्रिया होती रहती है। तो ये जो स्लोप है ये नीचे की ओर घाटी गर्तन की ओर होता है। और जो ढाल होते हैं, ढाल है इसमें उत्तल ढाल होता है। ये इस तरह जो है ये उत्तल ढाल होता है। ये आपके निरपेक्ष ये आफस्तीय जिंदे इंट्रुंकुलम की के क्रेडेंशियल्स हो गए। और अगर हम ग्लिक फार्मिंग इंट्रुंकुलम की बात करें तो ग्लिक फार्मिंग इंट्रुंकुलम जो है उसमें समान गति से विकास होता है और इसकी जो ढाल होती है वो समतल होती है। सारे की सारी ढाल जो मिलेगी आपको एक समतल ढाल मिलेगी, ठीक है। और ग्लिक फार्मिंग इंट्रुंकुलम को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रावस्था कह सकते हैं या प्रावस्था ही कह सकते हैं इसको। तो अगर हम पहले अवस्था की बात करें तो पहले अवस्था में जो निरपेक्ष उच्चावच है, निरपेक्ष उच्चावच बढ़ता है, यानी कि जो पहाड़ की जो ऊंचाई है, पहाड़ की ऊंचाई जो है वो बढ़ती है क्योंकि उत्थान की दर इसमें अपर्दन की दर से ज़्यादा होती है। इस कारण जो है निरपेक्ष उच्चावच जो है वो बढ़ता है। सापेक्ष उच्चावच जो है वो बराबर होता है। सापेक्ष उच्चावच के बराबर होने का कारण है जो शिखर का अपर्दन है उसकी दर और घाटी की जो तल है उसके अपर्दन का दर बराबर होता है। तो सापेक्ष उच्चावच बराबर हो जाता है। इसमें आप देखेंगे कि ये तीनों कंडीशन में सापेक्ष उच्चावच जो है वो बराबर होते हैं और तीनों का कंडीशंस एक ही है कि अपर्दन की दर, शिखर के अपर्दन की दर और घाटी की तली के अपर्दन की जो दर है वो बराबर होती है। तो सापेक्ष उच्चावच बराबर होता है। पहले कंडीशन में निरपेक्ष उच्चावच जो है वो उसकी ऊंचाई बढ़ती है क्योंकि उत्थान की दर जो है यहाँ पे उत्थान की दर जो है वो अपर्दन की दर से ज़्यादा होगी। दूसरे कंडीशन में निरपेक्ष उच्चावच जो है वो बराबर होता है। यहाँ पे उत्थान की दर और अपर्दन की दर जो है वो दोनों बराबर होती है। और तीसरी कंडीशन में आप देखेंगे कि निरपेक्ष उच्चावच में कमी आती है। चौथा फेज हो गया तो निरपेक्ष उच्चावच की कमी आती है जिसमें कि उत्थान लगभग समाप्त हो गया होता है। उत्थान लगभग समाप्त हो गया होता है और अपर्दन जो है वो काम करता रहता है। तो घाटी जो है ये नीचे की ओर जाना शुरू कर देती है। और जो ढाल है, ढाल जो है एक समतल ढाल होती है, खड़ी ढाल होती है। और तीसरे अगर कंडीशन की बात करें, तीसरे कंडीशन में आवस्थी जिंदे इंट्रुंकुलम होता है जिसमें कि निरपेक्ष उच्चावच में भी कमी होती है और सापेक्ष उच्चावच में भी कमी होती है। तो ये इस फेज़ में क्या होता है कि जो पहाड़ का जो शीर्ष होता है वहाँ पे उत्थान तो समाप्त हो गया होता है और जो जल विभाजक है वहाँ पे डाउन वेस्टिंग शुरू हो जाता है और डाउन वेस्टिंग के कारण जो है ये तीव्र गति से नीचे की ओर आता है, ठीक है। और तो निरपेक्ष उच्चावच में कमी होने लगती है और सापेक्ष उच्चावच जो है उसमें भी
कमी होने लगती है, क्योंकि एक तो ये नीचे आ ही रहा है और दूसरा जो घाटी की स्लोप है, स्लोप में जो तली है, तली में अपरदन की दर कम हो जाती है, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कम होते चला जाता है, तो सापेक्ष ऊंचाई भी जो है वो कम होते चला जाता है। इसके अलावा यहाँ ढाल की बात करें तो यहाँ पे जो है ढाल जो है वो दो रूप में आ जाता है। एक तो खड़ा ढाल होता है जिसको कि हम गुरुत्व ढाल या ग्रेविटी स्लोप कहते हैं, बास्चोजेन जो है कहा जाता है। और दूसरा ढाल जो होता है अवतल ढाल होता है, अवतल ढाल को हम वाश ढाल कहते हैं। और आवस्थी जिंदे इन चुंकलों के ही अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं, अगले इसी के फेस में जो है बाद की स्थिति में क्या होता है कि जो गुरुत्व ढाल होता है वो आगे चलकर एक शंकु के तीव्र आकार का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कि हम इंसेल वर्ग कहते हैं। और इसके आगे जाने पे इसकी इसी फेज़ में लेटर आगे की अवस्था में जो इंसेल वर्ग है वो भी समाप्त हो जाता है और ये एक समतल मैदान में बदल जाता है जिसको कि इंटरफ कहा जाता है। तो ओके, ये था आपका पैंक का अपरदन चक्र। थैंक यू।